हमारा आज का कॉलम है रमज़ा ज़रदारी दियां बाय फेमस राइटर सुहेल वड़ाइच। रम्ज़, जिसको उर्दू में खुफिया इशारा, दिल के राज और किनाया के हम माना समझें, पंजाबी में रमज़ा यार दियां और रमज़ा इश्क दियां क्लासिकी शायरों का मौजू रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी बहुत गहरे इंसान हैं, सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी कामयाब सियासी चालों के सबब ही पीपल्स पार्टी मुसलसल 16 साल से सूबा सिंध में बरसर इक़्तिदार है। मौजूदा वफाकी सेटअप में भी उन्हें आइनी ओहदे हासिल हैं। गुनाह सवाब की जिम्मेदारी नून लीग पर है, मगर आइनी हुक्मरानी में आसिफ ज़रदारी और उनकी पार्टी भी हिस्सादार है। ज़रदारी दोस्तों के दोस्त मशहूर हैं, मगर कोई उनसे चालाकी करे तो फिर उसको घर तक छोड़कर आने के भी माहिर हैं। ये अदना सहाफ़ी 1988 से उन्हें ज़ाती तौर पर जानता है और मुसलसल मुलाकातों से उनको परखने की कोशिश करता रहा है। उनकी शख्सियत की परतें तह दर तह हैं, उन्हें खोलना बहुत मुश्किल है, मगर सियासत के अदना तालिबे इल्म की हैसियत से उनकी सियासी रमज़ों को समझने की कोशिश करता रहता हूँ। उमरान की आयन यानी आँख का मामला हद से बढ़ा तो बीमारी ने सियासत में आग लगा दी। नून की हिकमत अमली इस मामले को ठंडा करने और नीचे नीचे रखने की रही। अताउल्ला ताडर, राना सनाउल्ला और वफाकी वज़ीरों ने अपने बयानात के ज़रिए इस मामले को डील किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअसरार तौर पर खामोश रहे और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ तो इस दुनिया से परे अपनी ही दुनिया में रहते हैं, इसलिए कोई उन तक रसाई हासिल करता तो ही उनका मौक़िफ़ ले सकता, सो इधर से भी चुप का तासुर रहा। ऐसे में सदर आसिफ ज़रदारी खुलकर सामने आए, उमरान की बीमारी और अपनी जेलों का तकाबुल करके तहरीक इंसाफ के बयानिए का जवाब दिया और इंसाफी प्रोपेगेंडे की तोपों का रुख जानबूझकर नून से हटाकर अपनी तरफ कर लिया। सवाल ये है कि ज़रदारी ने ऐसा क्यों किया, इस चाल या रम्ज़ के अंदर क्या छुपा है और इसके नताइज क्या निकलेंगे। आसिफ अली ज़रदारी ने शायद भांप लिया होगा कि नून की आला तरीन क़यादत खुद को इस क़ज़िये से दूर रखकर वही सियासी गलती कर रही है जो वो उमरान के बयानिए के जवाब में सियासत की बजाय गवर्नेंस पर तवज्जो करके कर रही है, जिससे उमरानी बयानिए का बोझ गैर सियासी मुक़्तदरा पर पड़ रहा है और उनके इस बोझ को नून को जिस मुअस्सर तरीक़े से बांटना चाहिए उसमें वाज़ेह कमी और खला है। सदर पाकिस्तान ने ये ज़ोरदार बयान देकर इशारा दिया है कि हम आपके साथ मुखालिफत का बोझ उठाने और अपना कंधा पेश करने का हौसला रखते हैं। कोई माने न माने, 2024 के इलेक्शन से पहले जब नून के इक़्तिदार की मनसूबाबंदी हो रही थी तो इब्तिदाई तौर पर यह तय हुआ था कि इक़्तिदार बिला शिरकत गैरे नून को मिलेगा और मुक़्तदरा इस हुकूमत और सियासत को कामयाब करने के लिए मुकम्मल हिमायत करेगी। हदफ ये था कि मुल्क को एक ताकतवर और माशी जिन बनाना है। ये भी तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी को शरीके इक़्तिदार नहीं करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून की माशी पॉलिसियां मुतज़ाद हैं। नून निजकारी की हामी, जबकि पीपल्स पार्टी के इस बारे में वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और एक बात जो सरेआम तो नहीं कही जाती थी, मगर कानों ही कानों में ये सरगोशी की जाती थी कि पीपल्स पार्टी के लोग और हुकूमत करप्ट होते हैं और नून ये बोझ उठाना नहीं चाहती। इस प्लान के मुताबिक सिंध में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं दी जानी थी, बल्कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफों को मिलाकर वहां हुकूमत की तश्कील होनी थी। इसी मंसूबे के तहत जब सिंध की निगरान हुकूमत बनी तो वहां का वज़ीर दाखिला एक ऐसी शख्सियत को बनाया गया जिसने खुलकर पीपल्स पार्टी की मुखालिफत की, उनके स्कैंडल बनाए, महर, सरदारों, जतोइयों और पगाड़ा ख़ानदानों को कौम परस्तों के साथ जोड़कर एक इत्तेहाद बनाया। पीपल्स पार्टी के माजी के शरीक कार लाड़काना के अब्बासी ख़ानदान को इसमें फिट किया गया। खिचड़ी तैयार थी। ऐसे में आसिफ ज़रदारी ने अपनी जादू की छड़ी निकाली और सबसे पहले दही सिंध में अपने मुखालिफ सियासी घोड़ों पर काठी डाली। सिंध के मीरों और हर मुमकिना तौर पर जीतने वाले घोड़ों को सब्ज़ चरागाहों के ख्वाब दिखाए गए। हत्ता के पगाड़ा ख़ानदान को भी बड़ी बाइज़्ज़त पेशकश की गई। जतोई और पगाड़ो ख़ानदान के सिवा शिराजी, महर और बाकी बड़े बड़े नाम ज़रदारी के जादू में आ गए। फिर ज़रदारी ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के हलकों में मौसर लॉबिंग की और वहाँ भी हसीना वाजिद के बांग्लादेश मॉडल की खामियों को पेश किया। ताहम 2024 के इंतखाबात के नताइज ऐसा सरप्राइज़ थे जिसने बांग्लादेश मॉडल यानी वन पार्टी बालादस्ती प्रोग्राम को तबाह करके रख दिया। नई हकीकतों पर नून को पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत और सिंध पीपल्स पार्टी को देने के सिवा कोई चारा न रहा। गोया पीपल्स पार्टी को मौजूदा इक़्तिदार खीर की तरह नहीं मिला, उन्होंने खिचड़ी से दाल के दाने चुने। नून को एक सब इंटेलिजेंस सरबराह ने तासर दिया था कि इलेक्शन आपके लिए हलवा है,
آپ اکیلے ہی یہ حلوہ کھائیں گے، پیپلز پارٹی اس کھانے میں شریک نہیں ہوگی، مگر الیکشن حلوہ کی بجائے کڑوا چریتا کریتا ثابت ہوئے۔ انہی غیر متوقع نتائج نے نون کو پیپلز پارٹی سے مخلوط حکومت بنانے پر مجبور کیا۔ وفاقی حکومت بن گئی، آصف زرداری صدر پاکستان کے عہدے پر متمکن ہوئے تو ان سے نہروں اور ڈیموں کے حوالے سے سندھ کے پانی کی قربانی مانگی گئی۔ آصف زرداری جتنے ہی پاکستان کھپے کے نعرے لگائیں، وہ سندھ کا پانی دے کر وہاں کی سیاست میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اندرون سندھ نئی نہروں کے مسئلے پر احتجاج و ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ان مظاہروں کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ نہروں کی تجویز سرد خانے کے سپرد ہو گئی ہے۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمان سے اپنے خطاب میں ان نہروں کی باقاعدہ مخالفت کی تو کالا باغ ڈیم کی طرح یہ منصوبہ بھی تہہ خاک ہو گیا۔ اسی دوران چہے میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ نہروں کی مخالفت کے پس پردہ خود پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ صدر پاکستان نے ہمالیہ سے پار ایک ملک کو ریاستی پالیسی سے ہٹ کر ایک خط لکھا جس سے سپر پاور ناراض ہو سکتی تھی، اس لیے اس خط کو روک لیا گیا۔ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ زرداری صاحب سرگرم نہیں، وہ دن کو سونے اور رات کو جاگنے کے عادی ہیں۔ سندھ حکومت کے خلاف مسلسل یہ پروپیگنڈا جاری رہا کہ وہاں بہت کرپشن ہے، اور یہ کہ سندھ میں ایک متوازی نظام جسے سسٹم کہا جاتا ہے رائج ہے، اور اس سسٹم کو براہ راست آصف زرداری تک رسائی حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ان الزامات سے مکمل انکاری ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ صحت، تعلیم اور اس کا روڈ نیٹ ورک پنجاب اور ملک بھر سے بہتر ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی معقول ہے کہ مسلسل جیتنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سندھی عوام کے پسندیدہ ترین ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں۔ آصف زرداری اتنے سادہ نہیں کہ بے وجہ بولیں، اتنے بے وقوف بھی نہیں کہ مگر مچھوں کی خوراک بنیں۔ اگر تھوڑا بہت ان کی رمزوں کو جانیں تو ان کا حالیہ انصافی مخالف بیان اپنے اور پارٹی پر موجود دباؤ سے نکلنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انہیں جہاں نون کی کمزوری نظر آئی، وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے آگے بڑھ کر مقتدرہ سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انسانوں کو پڑھنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمز کی تشریح درست ہو یا پھر مکمل غلط بھی ہوئی تو کیا ہوا، تشریح اور تجزیہ تو صحافی کا حق ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.